प्रेत किससे। ये कहानी चिटकिन नाम की एक भयानक और रहस्यमय डायन के इर्द गिर्द घूमती है। चिटकिन, डायन और छलावा का भयावह संगम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां अंधकार और डर हर कोने में छिपा है। ये डायन अपने जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बच्चों की मासूम आत्माओं को शिकार बनाती है। मुंबई के पास मुरबाड के छोटे से गांव में रहस्यमय घटनाएं शुरू होती है। बच्चों का गायब होना, जादू टोने के निशान और एक बूढ़ी औरत की अजीब हरकतें। बाजार में दिखने वाली ये झुकी हुई और असहाय महिला असल में चिटकिन नाम की वो खतरनाक शक्ति है जो छल और काले जादू से गांव को अपने कब्जे में लेना चाहती है। कहानी तब और डरावनी हो जाती है जब स्थानीय लोगों की गश्त के दौरान ये महिला अपनी असल पहचान दिखाती है। एक ऐसा रूप जो इंसानी नहीं बल्कि किसी दानव ताकत जैसी है। हर कदम पर रहस्य गहरा जाता है और गांव वालों को समझ आ जाता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक औरत से नहीं बल्कि एक भयावह साए से है। क्या रमेश भाई और उनकी टीम इस डायन के रहस्य को उजागर कर पाएगी? क्या वे चिटकिन की जादुई छड़ी को नष्ट करके गांव को उसके प्रकोप से बचा सकेंगे, या फिर चिटकिन का डरावना साया हमेशा के लिए गांव को अपने गिरफ्त में ले लेगा? इस रोमांचक और खौफनाक कहानी का हिस्सा बने जहां हर मोड़ पर डर का नया चेहरा सामने आता है। चिटकिन डायन और छलावे का एक अनोखा और भयावह मेल है। उसे इंसानी बच्चों की जिंदगियों से अपनी आयु बढ़ाने का जुनून है। वो केवल 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाती है क्योंकि उनकी मासूम आत्माएं और जीवन शक्ति उसे और ताकतवर बनाती है। चिटकिन 500 साल तक जीवित रह सकती है, लेकिन इसके लिए उसे लगातार बच्चों की आत्माओं को अपने भीतर सहमित रखना होता है। वो अपने काले जादू से बच्चों की जिंदगी छीनकर अपनी आयु बढ़ाती है। चिटकिन अपना रूप बदल सकती है, लेकिन केवल एक बूढ़ी महिला का। वो हमेशा झुकी हुई, कमर में दर्द से पीड़ित और असहाय दिखने की कोशिश करती है। बच्चों की आत्माओं के अलावा वो जानवरों का मांस खाती है, लेकिन ये केवल उसकी भूख मिटाने के लिए होता है, आयु बढ़ाने के लिए नहीं। चिटकिन की सारी शक्तियां उसकी जादुई छड़ी में होती है। अगर कोई उसकी छड़ी को नष्ट कर दे तो वो अपनी सभी शक्तियां खोकर एक सामान्य बूढ़ी औरत बन जाएगी। चिटकिन अपनी असहायता का नाटक कर हर लोगों का भरोसा जीतती है। वो धीरे धीरे अपने शिकार को फंसाती है और फिर रात के अंधेरे में उसे खींचकर अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करती है। ये सारी बातें मैंने आपको चिटकिन के बारे में बताया है। अब दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मुंबई से कुछ दूर मुरबाड नाम की जगह पर एक छोटा सा बाजार है। ये बाजार हाईवे के किनारे बसा हुआ है। दिन में तो यहाँ चहल पहल रहती है, लेकिन रात को ये इलाका सुनसान और डरावना हो जाता है। कुछ महीनों पहले वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखने लगी। वो सप्ताह में 2 बार बाजार आती थी और लोगों से भीख मांगती थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और वो मुश्किल से चल पाती थी। कभी कभी वो पैसे की मांग करती और कभी लोग उसे खाना दे देते। लोग उसे पूछते, अम्मा तुम कहाँ से आई हो? वो रोते हुए जवाब देती, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं अब यहीं रहती हूँ अकेली। बाजार के लोग अक्सर उसे सलाह देते, अम्मा रात को हाईवे पर मत रहो, यहाँ जंगली जानवर और आत्माएं भटकती है। लेकिन वो हमेशा कहती,
मैं पहले ही बूढ़ी हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मेरी जिंदगी में अब और क्या बचा है। वो रात को हाईवे के किनारे बैठी रहती। अंधेरे में वो अपने आप से बुदबुदाती रहती, मानो किसी से बात कर रही हो। कुछ ही हफ्तों में मुरबाड़ के आसपास से छोटे बच्चों का गायब होने की खबरें आने लगी। किसी का बच्चा बाजार से अचानक लापता हो गया, तो किसी का बच्चा घर के आंगन से। लोग डरने लगे। कईयों ने उस बूढ़ी औरत पर शक जताया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। बच्चों का गायब होना और हाईवे पर छाया खौफ। मुरबाड़ का बाजार धीरे धीरे खौफ के साए में डूबता जा रहा था। हफ्ते भर में ही हाईवे पर दुर्घटनाओं की संख्या अचानक बढ़ गई। हर हादसे में सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि मरे हुए लोगों में अक्सर 18 साल के कम उम्र के बच्चे शामिल होते। बाजार के पास के खेतों और सड़क किनारे अक्सर मरे हुए जानवर मिलते। लोगों को पहले लगा कि ये किसी जानलेवा वायरस की वजह से हो रहा है, लेकिन जब इन जानवरों के शवों के पास नींबू, लाल पाउडर, हरी मिर्च और काले जादू की गुड़ियां जैसी तांत्रिक सामान पाए गए, तो दहशत और भी गहरी हो गई। एक रात बाजार का दुकानदार राजू अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत झुकी हुई खड़ी थी। वो वही औरत थी जो अक्सर बाजार में भीख मांगती थी। राजू ने आवाज लगाई, अम्मा, यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वो झुकी हुई औरत जमीन पर घुटनों के बल आ गई और फिर अचानक 4 पैरों पर दौड़ने लगी। उसकी गति इतनी तेज थी कि राजू की चीख निकल गई। वो अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन उसकी चाल वो इंसान की तरह नहीं थी, वो किसी जानवर की तरह दौड़ रही थी, जैसे बंदर या तेंदुआ। राजू ने अगले दिन बाजार में ये बात सबको बताई। उसकी बातों पर पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब और लोगों ने रात में इसी तरह की अजीब घटनाओं का जिक्र किया, तो बाजार में डर फैलने लगा। बाजार के नेता रमेश भाई को ये सब सुनकर चिंता हुई। उन्होंने सबको इकट्ठा करके कहा, ये सब सामान्य नहीं है। मरे हुए जानवर, काले जादू के निशान और बच्चों का गायब होना, ये किसी बड़ी और खतरनाक शक्ति की ओर इशारा करता है। हमें इसका पता लगाना होगा, इससे पहले कि और कोई नुकसान हो। रमेश भाई और उनके कुछ साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए रात में हाईवे के पास गश्त करने का फैसला किया। आसमान काला था, हवा में ठंडक और सन्नाटा था। रात करीबी आधी हो चुकी थी जब उन्होंने सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे हल्की रोशनी देखी। पास जाकर देखा तो वहां काले जादू का घेरा बना हुआ था। चारों ओर नींबू, लाल पाउडर और मरे हुए पक्षियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो। रमेश भाई ने धीरे धीरे टॉर्च उस ओर घुमाई। झाड़ियों से वही बूढ़ी औरत निकली। वो झुकी हुई थी, उसकी साड़ी गंदी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रमेश भाई ने आवाज दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर झुकी और बंदर जैसी गति से भागने लगी। भागो, रमेश भाई ने चिल्लाया, लेकिन शिवा और करण ने हिम्मत दिखाकर उसका पीछा किया। वो औरत बेहद तेजी से भाग रही थी।
कभी वो सड़क के किनारे झाड़ियों में कूद जाती तो कभी सड़क के बीचों बीच आ जाती। उसकी चाल इंसानी नहीं थी। उसकी हरकतें इतनी भयानक थी कि पीछा कर रहे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो एक वीरान जगह पर जाकर रुक गई। वहां एक छोटा सा चबूतरा था। चबूतरे पर किसी ने तांत्रिक चिन्ह बनाए हुए थे। बीच में एक मोटी लकड़ी की छड़ी खड़ी थी जिस पर काले धागे और हड्डियों के टुकड़े बंधे हुए थे। औरत ने उस छड़ी को कसकर पकड़ लिया और एक अजीब भाषा में बुदबुदाने लगी। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे वो इंसान न होकर किसी दानव की आवाज हो। शिवा ने डरते हुए रमेश भाई से कहा, ये इसकी ताकत का केंद्र हो सकता है। हमें इस छड़ी को नष्ट करना होगा। जैसे ही रमेश भाई ने छड़ी के पास कदम बढ़ाया, औरत ने जमीन पर लकीर खींच दी। अचानक हवा की गति तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे चारों ओर से परछाइयां उभर रही हो। औरत ने हंसते हुए कहा, जो मेरे पास आता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। शिवा और रमेश भाई के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण औरत नहीं थी, ये कुछ और थी। एक भूतिया साया जो बच्चों और जानवरों की जान लेकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। क्या रमेश भाई और उसकी टीम इस बूढ़ी औरत के रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या वे उसकी जादुई छड़ी को नष्ट कर सकेंगे या ये डर और भी गहराएगा? रमेश भाई और उनकी टीम ने जब बूढ़ी औरत को तांत्रिक चबूतरे पर अजीब भाषाओं में बुदबुदाते देखा तो उनकी हिम्मत ने जवाब दे दी। हवा भारी हो गई थी। चारों ओर से अजीब परछाइयां उभरने लगी और वो औरत लकड़ी की छड़ी पकड़े अजीब तरह से हंस रही थी। शिवा ने डरते हुए कहा, ये इंसान नहीं है रमेश भाई, हमें यहाँ से भागना चाहिए। रमेश भाई ने सहमति से सिर हिलाया और पूरी टीम उल्टे कदमों से भागने लगी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके पैर जैसे शरीर से अलग हो गए थे, लेकिन जान बचाने के लिए वो हर ताकत लगाकर दौड़ रहे थे। जैसे ही वो जंगल से बाहर हाईवे की ओर पहुंचे, उनकी गाड़ी खड़ी थी। जल्दी से गाड़ी में बैठो, रमेश भाई ने चीखते हुए कहा। सभी ने जल्दबाजी में कार के अंदर बैठकर दरवाजे बंद कर लिए। शिवा ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन बार बार फेल हो रहा था। जल्दी करो शिवा, करण घबराते हुए चिल्लाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये चालू क्यों नहीं हो रही है? शिवा ने घबराते हुए कहा। गाड़ी के अंदर सन्नाटा और बाहर की डरावनी आवाजें चारों ओर टीम के डर को और बढ़ा रही थी। तभी रमेश भाई ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्ला पड़े, वो आ रही है। सभी ने पीछे देखा। वही बूढ़ी औरत साड़ी में लिपटी मगर बंदर की गति से 4 पैरों पर भागती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें सफेद होकर चमक रही थी। उसकी चाल गाड़ी से भी तेज लग रही थी। उसी पल गाड़ी ने झटके से स्टार्ट हो गई। चलो जल्दी करो, रमेश भाई ने कहा। शिवा ने गाड़ी पूरी ताकत से हाईवे पर दौड़ा दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो चेटकिन अब भी उनका पीछा कर रही थी। वो इंसान की तरह नहीं भाग रही थी, बल्कि किसी जानवर जैसी गति से दौड़ रही थी। भगवान के लिए इसे भगाओ, करण ने चिल्लाते हुए कहा। हाईवे खत्म होने पर
शिवा ने गाड़ी को जंगल के कच्चे रास्ते पर उतार दिया। गाड़ी तेजी से उछल रही थी और सामने का शीशा धूल से भरने लगा। रमेश भाई, आप पीछे देखो, क्या वो अब भी आ रही है? शिवा ने कहा। रमेश भाई ने पीछे देखा। शीशे पर धूल जमा हो चुकी थी, जिससे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक धुंधली छाया दिख रही थी जो गाड़ी का पीछा कर रही थी। वो अब भी पीछे है, रमेश भाई ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा। सभी का दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो वे गूंज रही हो। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। अचानक रमेश भाई ने चिल्लाकर कहा, सामने देखो। सामने चेटकिन रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और वो धीमे धीमे अपनी छड़ी जमीन पर पटक रही थी। ब्रेक मारो, रमेश भाई चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी के तेज झटके और टक्कर के बाद चारों गाड़ी के अंदर बेसुध पड़े थे। उनके शरीर चोटों से बुरी तरह घायल हो चुके थे। रमेश भाई का सिर गाड़ी के दरवाजे से टकराया था। करण का हाथ टूट चुका था। शिवा के माथे से खून बह रहा था और एक और साथी पैर की चोट के कारण दर्द में करहा रहा था। अंदर सन्नाटा था। सिर्फ उनकी तेज और घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे शिवा ने अपनी आंखें खोली और फुसफुसाते हुए कहा, क्या वो मर गई? रमेश भाई ने दर्द से करहाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर झांका। सड़क पर चेटकिन के शरीर की तलाश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। वहां जहां वो गिर गई थी, सिर्फ खून के हल्के निशान और सड़क पर गाड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। वो कहाँ गई? करण ने घबराकर पूछा। अभी तो हमने उसे टक्कर मारी थी। वो यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? दूर जलती हुई रोशनी। गाड़ी पूरी तरह बंद हो चुकी थी। इंजन ठप था और कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। रमेश भाई ने गाड़ी के चारों ओर देखा। तभी उनकी नजर दूर जंगल के भीतर एक जलती हुई रोशनी पर पड़ी। वो क्या है? शिवा ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा, रमेश भाई ने जल्दी से कहा। चारों ने एक दूसरे को सहारा देते हुए गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। उनकी हालत खराब थी, लेकिन वहां रुकना उनकी मौत को दावत देने जैसा लग रहा था। गांव की ओर पैदल भागना है। चारों ने फैसला किया कि वो पैदल ही गांव की ओर भागेंगे। चोटों के कारण वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन डर ने उन्हें ताकत दे दी। जल्दी करो, हमें यहाँ से दूर निकलना होगा, रमेश भाई ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। जंगल की ओर भागते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां अब भी वो जलती हुई रोशनी थी, लेकिन उनके पास उसे देखने या समझने का समय नहीं था। क्या वो हमें फिर से ढूंढ लेगी? करण ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम रुके तो वो हमें खत्म कर देगी। बस भागते रहो, रमेश भाई ने जवाब दिया। जंगल के रास्ते में हर कदम उनके लिए भारी था। खूब अंधेरे में हवा की आवाज और जंगली जानवरों की हलचल उन्हें और डरावनी लग रही थी। हर आवाज पर उन्हें लगता जैसे चेटकिन उनके पीछे हो। अगर वो फिर से सामने आ गई तो
शिवा ने कहा, कुछ भी हो, हमें चलते रहना है। रुके तो मारे जाएंगे, रमेश भाई ने कहा। भागते भागते अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। करण ने रुककर पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ये जंगल कभी खत्म नहीं होगा क्या? करण ने झुंझलाते हुए कहा। गांव बस थोड़ी दूर है, हिम्मत मत हारो, रमेश भाई ने जवाब दिया। कुछ देर बाद उन्हें दूर से गांव की कुछ झोपड़ियों की झलक दिखी। उनके मन में थोड़ी राहत की भावना आई। देखो, वो रहा गांव, अब हम सुरक्षित रहेंगे, शिवा ने खुशी से कहा। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, चेटकिन कहाँ गई? उस भयानक रात के बाद रमेश भाई और उनके साथी किसी तरह गांव पहुंचने में कामयाब हो गए। चारों घायल थे और बुरी तरह से सहमे हुए थे। उन्होंने गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाई। चेटकिन का भयानक पीछा, गाड़ी का एक्सीडेंट और उसका रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना। गांव वालों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इसके बाद किसी ने भी रात के समय हाईवे पर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में एक दहशत का माहौल छा गया। वो वापस आएगी, हमें कुछ करना होगा, रमेश भाई ने गांव की एक बैठक में कहा। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुजी को बुलाया जाए, जो चेटकिन के इस भयावह आतंक का समाधान निकाल सके। 3 दिन बाद गुरुजी गांव पहुंचे। सफेद कपड़े पहने, मस्तक पर चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला। गुरुजी का तेजस्वी रूप देखकर गांव वालों को थोड़ा भरोसा हुआ। गुरुजी ने रमेश भाई और उनके साथी से पूरी घटना विस्तार से सुनी। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये चेटकिन है, डायन और छलावा का संगम। उसकी सारी शक्ति उसकी छड़ी में है। जब तक वो छड़ी नष्ट नहीं होगी, वो अमर रहेगी और अपना आतंक फैलाती रहेगी। गुरुजी ने गांव वालों को बताया कि चेटकिन से लड़ना आसान नहीं होगा। वो तंत्र, मंत्र और काले जादू में अत्यधिक शक्तिशाली है। उन्होंने सबकी सुरक्षा के लिए ताबीज बनाए और सभी को निर्देश दिए कि वे इसे हमेशा अपने गले में पहने। ये ताबीज तुम्हें उसकी बुरी नजर और उसके जादू से बचाएगा, गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने ये गांव के मंदिर में एक बड़ा हवन करने की तैयारी की। हवन का उद्देश्य था चेटकिन की शक्ति को नियंत्रित करना और उसके जादू को कमजोर करना। जब तक हवन पूरा नहीं होगा, उसकी शक्ति कमजोर होती जाएगी। हमें उसकी छड़ी को ढूंढकर नष्ट करना होगा। गुरुजी ने हवन शुरू किया। पूरा गांव मंत्र उच्चार और अग्नि की गूंज से भर गया। हवन की लपटें तेज होने लगी और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। जैसे ही हवन का अंतिम चरण पूरा हुआ, एक जोरदार झोंका आया और मंदिर के बाहर एक अजीब चीख सुनाई दी। गुरुजी ने आंखें खोलते हुए कहा, वो अपनी शक्ति खो रही है। अब उसकी छड़ी को नष्ट करने का समय है। रमेश भाई, क्या तुम जानते हो कि वो छड़ी कहाँ हो सकती है? रमेश भाई ने बताया कि जिस रात गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वे उस जलती हुई रोशनी को देख चुके थे।
गुरुजी ने कहा, वो रोशनी ही उसकी छड़ी का संकेत हो सकती है। वो उसे छुपाकर वहीं पर अपनी शक्ति को बनाए रखती है। हमें तुरंत वहां जाना होगा। गुरुजी, रमेश भाई और गांव के कुछ साहसी युवा हिम्मत जुटाकर उस जगह की ओर निकले। उनकी सुरक्षा के लिए गुरुजी ने ताबीज और मंत्र दिए। जैसे ही वो उस जगह पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां जमीन के बीच एक गहरा गड्ढा था। गड्ढे के बीच एक मोटी लकड़ी की छड़ी खड़ी थी, जिस पर काले धागे और हड्डियों के टुकड़े बंधे थे। वो छड़ी जल रही थी, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हो रही थी। गुरुजी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और रमेश भाई से कहा, जल्दी करो, उस छड़ी को तोड़कर आग में फेंक दो। रमेश भाई ने हिम्मत दिखाते हुए छड़ी को उठाया और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। छड़ी के टूटते ही एक जोरदार चीख गूंजी। जंगल के चारों ओर से हवा तेजी से चलने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। गुरुजी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, ना ही हाईवे पर कोई रहस्यमय हादसा हुआ। गांव वालों ने गुरुजी का धन्यवाद किया और मंदिर में भंडारा आयोजित किया। रमेश भाई ने सबको कहा, ये सब गुरुजी की वजह से संभव हुआ है। हमें इनकी बातों का पालन करना चाहिए और लालच और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन मुरबाड़ के लोग अब भी रात के समय जंगल और हाईवे से दूर रहते हैं। रमेश भाई और उनके साथी ने बड़ी मुश्किल से चिटकिन की छड़ी को नष्ट किया। कोई नहीं जानता कि वो क्यों आई। उसने हाईवे को इस हिस्से का क्यों चुना और उनके पीछे का मकसद क्या था। कुछ महीने बीत गए। लोग सोचने लगे कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन नए साल की रात 3 किशोर लड़के 31 दिसंबर का जश्न मनाकर लौट रहे थे। वे नशे में थे। रात के 12 बज चुके थे। जैसे ही उनकी कार सुनसान हाईवे पर पहुंची, उन्होंने देखा एक औरत जो साड़ी पहने हुई थी, मगर उसका चेहरा अजीब और डरावना लग रहा था। वो औरत बंदर की तरह कार के साथ दौड़ रही थी। उसकी चाल और भयानक चेहरा लड़कों की रूह कपा देने के लिए काफी था। क्या ये वही चेटकिन थी या फिर कुछ और खतरनाक? चेटकिन का मकसद क्या है और ये डरावना सिलसिला कब खत्म होगा? भूत प्रेत के किस्से चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि डर की ये दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है। अगर इस कहानी ने आपको झंझोर दिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के डरते रहिए और सुनते रहिए भूत प्रेत के किस्से। धन्यवाद।